नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कुरुल उस्मान सीजन 6 एपिसोड 176 के पार्ट 3 में आप सबको खुशामदीद। तो चले बगैर वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। एपिसोड आगाज़ करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सकें। तो चलें इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा होता है और उसने अपना मुंह ढका हुआ होता है। वो अपने घोड़े को आस्ता आस्ता आगे लेकर जा रहा होता है और रास्ते में कुछ सिपाही उसे रोक लेते हैं। जिन सिपाहियों ने ऐसे रोका था वो दरअसल कई सिपाही थे और वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। जिसके जवाब में वो उनका जवाब न देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ये पूछने आया हूँ कि उस्मान बे कौन है और उस्मान बे मंगोलों को मारेगा। जिसके जवाब में वो सिपाही कहते हैं हाँ वो मारेगा, उस्मान बे भी मारेगा और उसके साथ उसके बहादुर सिपाही भी होंगे, बस उन जलीलों को यहाँ अपना चेहरा दिखाने दो। जैसे ही कई सिपाही अपनी बात खत्म करता है उसके बाद वो जो आदमी होता है वो अपना निकाह बताता है, जिससे हमें जाहिर होता है ये एक मंगोल कमांडर का कोई खास आदमी है और वो आते ही उन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके सामने 6 कई सिपाही होते हैं लेकिन वो एक झटके में उन सबको खत्म कर देता है, जिससे जाहिर होता है ये कितना लड़ने में माहिर है। इसके बाद वो मिजान कहता है और कुछ सिपाही जो उसके साथ होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और वो कहता है कि जो कमांडो उलुगान है वो काई कबीले में है और वो उस्मान बे को धोखा देगा और उनको अंधा करके वहां पर हमला करेगा, जिसका उस्मान बे को पता नहीं। उसके बाद उलुगान उसका नाम पुकारा जाता है जो दरअसल उसके एक सिपाही कहता है। इसके बाद वो सिपाही कहता है कमांडर दुकान हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह इस कबीले के अंदर दाखिल होना चाहिए क्योंकि अभी हम इस कबीले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिसके जवाब में कमांडर कहता है रात आने पर हम कारा जसार का दिफा सुरंगों से दाखिल होकर तोड़ देंगे और इनको कानो कान खबर भी नहीं होगी। जिसके जवाब में कमांडर कवस भाई उससे पूछते हैं आपने किसके जरिए रास्ता मालूम किया कमांडर अल्तुका। तो उसके जवाब में कमांडर अल्तुका कहता है उलुगान का एक जासूस उस्मान के करीब है जो इनकी हर कमजोरी को जानता है और उसने ही हमें ये सारी मालूमात दी है। और कमांडर मजीद कहता है अगर उस जासूस ने हमारा और साथ दिया तो शहजादा औरान का सर भी हमें पेश किया जाएगा। इसके बाद हमें काई कबीला दिखाया जाता है जहां उस्मान बे के साथ कमांडर उल-दुगान का जिरगा दिखाया जाता है। इसके बाद कमांडर उल-दुगान उस्मान बे से कहता है मैं और तुम एक जैसी ही हैं, हमने बहुत से किले फतह किए, बहुत सी जगह फतह की, लेकिन हमें जो आराम मिलता है, सुकून मिलता है वो इन खैमों में मिलता है। जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं क्या तुम यहाँ सिर्फ ये बात करने आए हो। इसके बाद कमांडर उल-दुगान नीचे से गद्दी उठाता है और उस्मान बे के सामने आकर बैठ जाता है और उसके नौकर पीछे से आकर उसे कोई मशरूब देते हैं और जिस पर वो कहता है हम पहले कम्स पिएंगे, यानी उनकी कोई खास मशरूब होती है वो पीने लगता है। इसके बाद कमांडर उल-दुगान मजीद कहता है मैं जिसके साथ भी कम्स पी लूँ उसको साथ दोस्ती करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं तुम उस बेड़ी की तरह हो जिसको किसी ने नहीं मारा और जिसका कोई दोस्त नहीं, लेकिन उसको जवाब नहीं देता और वो कम्स पीने लगता है। कमांडर उल-दुगान कहता है तुम्हारे इस कबीले में आते ही मैंने कुछ महसूस किया, मैंने देखा तुम्हारे सिपाही तैयार हो रहे हैं, क्या तुम किसी पर हमला करने जा रहे हो या तुम्हें यह डर है कि तुम पर कोई हमला होगा। जिसके जवाब में उस्मान बे कहता है तुर्क जो लोग होते हैं वो दरअसल जालिमों के खिलाफ लड़कर जिंदगी जीते हैं और जो भेड़िए होते हैं अपनी जिंदगी गिदड़ों को मारकर गुजारते हैं। और उस्मान बे मजीद कहते हैं हम जो लोग होते हैं हम हमेशा की जंग के लिए तैयार रहते हैं, अब तुम अपना यहाँ आने का मकसद बताओ। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं तुम्हारा वो सफीर तौकीर मेरे हाथों से कत्ल हो गया है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सुनते ही कमांडर उल-दुगान अपनी गद्दी से उठता है और उस्मान बे के सामने खड़ा हो जाता है और खेमे में पड़ी हुई एक तलवार को चेक करने लगता है। इसके बाद उस्मान बे से कमांडर उल-दुगान कहता है कि तुम्हारे हाथों से मेरा सिपाही इतने आसानी से मारा गया और तुम ये मुझे अब बता रहे हो। इसके बाद कमांडर उल-दुगान वो तलवार नीचे फेंकता है जिस पर चरकोताई को गुस्सा आ जाता है। वो जैसी तलवार निकालने लगता है तो उस्मान बे से रोक लेते हैं और कहते हैं रुको अभी। इसके बाद कमांडर उल-दुगान चरकोताई को कोसते हुए कहते हैं तुम अब भी जंगली हो, वैसे कि वैसे ही रहोगे। ख़वातीनो हज़रात ये था आज की एपिसोड का एक छोटा सा हिस्सा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये शेयर करें वीडियो ज़रूर, और हो सके तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज एक नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हुए कुरुल उस्मान सीजन 6 एपिसोड 176 के साथ। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड का आगाज करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में हमें उस्मान बे एक दीवान में नजर आते हैं। जिस तरह पिछले एपिसोड में हमें आपको बताया था कि उस्मान बे को दीवान की तरफ बुलाया गया था जो एक सिपाही आकर उनको बताता है। तो दरअसल इस एपिसोड के आगाज में हमें वो दीवान में नजर आते हैं जहां बेगम खतूम उनसे कहती हैं जिस किसी की मुसीबत का हम सामना कर रहे हैं उससे लड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें एहतियाती तदबीर अपनानी होगी। इसके बाद उस्मान बे चरकोताई की तरफ बढ़ते हैं और उससे पूछते हैं आप बताओ आपको क्या करना चाहिए, यानी ये जंगी हालात कैसे हैं, इसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए।
तो चेरकुताय इसके जवाब में देता है जालंधरी और गरमियानी मंगोलों के सामने सर झुका चुके हैं और बेगम खतून इससे वाकिफ हो चुकी हैं, तो फिर हमें उनका साथ क्यों मांगना चाहिए? हमें अपनी ही एक अलग इज्तिमाई फौज बनानी चाहिए। और चेरकुताय सिंपल होकर कहता है मुख्तसर ये कि बेगम खतून का जो मशवरा है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो गरमियानी और जालंधरी जितने भी कबीले हैं उनको साथ अपनाने का कह रही हैं, लेकिन वो तो पहले ही मंगोलों के आगे सर झुका चुके हैं। इसलिए मेरे कहने के मुताबिक बेगम खतून का जो मशवरा है वो ठीक नहीं है। और इनकी ताकीद करते हुए शाहरुखा भी कहते हैं हजूर मेरा ख्याल है कि चेरकुताय साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, बेगम खतून का मशवरा दुरुस्त नहीं है। तो बेगम शाहरुखा से कहती है आप अभी नए ताज़ा सरदार बने हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता। जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं सही और दुरुस्त में तमीज़ करना ये जानते हैं और ये इसमें बाकी माहिर हैं। और उस्मान बे मजीद कहते हैं मंगोलों के सामने सर झुकाने वालों पर हम भरोसा नहीं किया कर सकते। हम कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं? कल को अगर हम उन जंग में जाते हैं और उन्होंने मंगोलों का साथ दिया तो हमारे कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी, इसलिए हम उनका साथ नहीं लेंगे। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं बेशक हम मंगोलों के खिलाफ तनहा है, लेकिन हमारी रियासत और अवाम की टेढ़ी नजर से देखने वाले के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहेंगे और ईमान से लड़ेंगे और उनको हरा देंगे। इसके बाद कई कबीले की वो लड़ करने वाली ढोल बजती है, जिससे जाहिर होता है कोई बड़ा आदमी आ रहा है, और वो बड़ा आदमी एक मंगोल कमांडर होता है जो दूर से दिखाई देता है। इसके बाद वो कमांडर कई कबीले के अंदर दाखिल होता है और खेमे के बाहर आ जाता है जहाँ दीवान होता है। वहां पर बाहर बाला खातून खड़ी होती हैं अपने सिपाहियों के साथ, और वो फातिमा खातून और अपनी बाकी जितनी भी जवान लड़कियां होती हैं उनको कहती हैं औकात में चली जाएं, यानी खेमे के अंदर चली जाएं। इसके बाद दीवान का दरवाजा खुलता है और उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ खेमे से बाहर आते हैं और कमांडर के सामने आ जाते हैं। तभी उस्मान बे का एक सिपाही उस्मान बे के पास आता और कहता है मंगोल कमांडर लुगान आया है। हमारे सिपाही इर्द गिर्द मौजूद भी थी, लेकिन इसको नहीं देख पाए, पता नहीं ये कैसे अंदर आ गया और ये अपनी बड़ी फौज के साथ हमें नजर ही नहीं आया। इसके बाद बेगम खतून कहती हैं हम बातें ही कर रहे थे और मुसीबत दरवाजे तक आई पहुंची, और वो उस्मान बे से पूछती हैं अब हम क्या करना चाहिए हजूर? जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं जिस तरह ये आए हैं इनका अंजाम वैसे ही होगा। इसके बाद ओलुगन कमांडर उस्मान बे से कहता है सिपाहियों की नजरों में आए बगैर हमारा यहाँ आने पर सिपाहियों से नाराज मत होना, ये हमारी अपनी कबीलियत है। इसके बाद कमांडर ओलुगन मजीद कहता है कि हम कराची साहब से पैद ले चुके हैं और पहाड़ी सिलसिला अबूर करके हम यहाँ पहुंचे हैं। कमांडर ओलुगन मजीद कहते हैं कि अब तुम्हें भी बैत करनी होगी, और अगर हम यहाँ पर बिना बताए आ सकते हैं, यानी तुम फजा में उड़ते रहना, तुम्हें पता ही नहीं हम कब आएंगे और कब तुम लोगों को दबा करके चले जाएंगे। इसके बाद कमांडर ओलुगन अपने घोड़े से उतरता है और उस्मान बे की जानब बढ़ता है। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं जमीन आसमान और इसके मबैन हर चीज की मैं कसम खाता हूँ, जब तक तुम लोगों जैसे लोग हमारी जमीनों पर आते रहेंगे हम हमेशा तेजदार तलवारों की तरह पेश आते रहेंगे। इसके जवाब में ओलुगन सरदार कहता है, यानी कमांडर कहता है जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो ना उस्मान सरदार? लेकिन मैं यहाँ जंग के बारे में चेक करने नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हें मुतारफ कराने आया हूँ। इसके बाद कमांडर ओलुगन कहता है कि हमारा एक सफीर तुम लोगों के पास आया था, ना तो वो खुद लौटा और ना तुम्हारा कोई जवाब आया, हम उसी सफीर के बारे में पता करने आए हैं। तो कमांडर ओलुगन कहता है मैंने सोचा क्यों ना उस्मान बे के पास चलते हैं और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हैं। इसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं हाँ तुम्हारे उस सफीर के बारे में जरूर बात करेंगे हम, लेकिन इससे पहले अपने नौकरों से कहो मेहमान बनकर आए हैं तो मेहमान बनकर रहें, वरना तुम जानते हो कि इनकी हालात क्या होंगे। इसके बाद वो उस्मान बे को और ओलुगन जो सरदार कमांडर होता है उसके साथ अंदर चले जाते हैं। तो नाजरीन इकराम, ये थी कुर्रल उस्मान सीजन 6 एपिसोड 176 का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और जितने भी कुर्रल उस्मान देखने वाले दोस्तों हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुर्रल उस्मान सीजन 6 एपिसोड 176 में आप सबको खुशामदीद। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड का आगाज करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में हमें कई कबीला दिखाया जाता है जहां उस्मान बे अपने बेटों के हमरा चल रहे होते हैं और घोड़ों की तरफ जा रहे होते हैं, जहां वो अपने बेटों से कहते हैं कि एक तरफ हमें मंगोलों का सामना करना है और दूसरी तरफ हम काफिरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम इन्हें आराम का मौका नहीं देंगे। तो इसके जवाब में अलाउद्दीन बे कहते हैं अगर इजाजत हो बाबा तो मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूं। जिसके जवाब में उस्मान बे हाँ करते हुए कहते हैं अल्लाह करे तुम्हारा रास्ता आसान हो बेटा, सलामत रहो बेटा। और उस्मान बे का बेटा अलाउद्दीन हक है अल्लाह और सच अल्लाह कहकर वहां से निकल जाता है। उसी वक्त उस्मान बे को सरदार की आवाज आती है जो इल बे की तरफ से दी जाती है और वो उस्मान बे का घोड़ा लेकर आ रहा होता है।
جہاں پہ البے عثمان بے سے کہتا ہے سردار آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے گھوڑوں کی خدمت ختم ہوگی ہے، لیکن اہل تاتون جو گھوڑے کا نام ہوتا ہے اس کی خدمت میرے لیے باعث عزت ہے، جس کے جواب میں عثمان بے کہتے ہیں سدا خوش رہو البے۔ اس کے بعد عثمان بے کئی قبیلے کے لوہار کے پاس جاتے ہیں اور وہ تلوار بنا رہا ہوتا ہے تو اس کی ساتھ مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں حق اللہ اور سچ اللہ۔ پھر عثمان بے لوہار سے کہتے ہیں کہ یہ جو لوہا جس پر آپ حق کا نام لیتے ہوئے ضرب لگا رہے ہیں یہ وہی تلواریں ہیں جن سے ہمارا بہادر میدان جنگ میں کفار کی چھاتیوں کو چیر ڈالتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں میرے بہادروں یہ تلواریں جتنی بھی ہیں وہ حق اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے یہ تلواریں بنائی جاتی ہیں تاکہ تم کفار کے سینے چیر سکو اور اللہ کے نام کو آگے لے کر جا سکو، اور ہم اتنی تلواریں بنائیں گے کہ ہماری فوج میں کوئی بھی سپاہی بے تلوار نہ رہے۔ اس کے جواب میں لوہار کہتا ہے ہم لوہا تب تک کوٹیں گے جب تک ہماری کلائیاں تھک نہ جائیں انشاءاللہ۔ اس کے جواب میں عثمان بے لوہار کو شاباش کرتے ہوئے کہتے ہیں سلامت رہو۔ اس کے بعد ایک سپاہی اگر عثمان بے سے کہتا ہے کہ دیوان میں تمام کے تمام سرداران جمع ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں چلنا چاہیے، جس کے جواب میں عثمان بے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اللہ تمہارا کام آسان کرے۔ اس کے بعد عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیوان کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں البے کی ایک شیطانی مسکراہٹ دکھائی جاتی ہے جو دراصل یہ دکھاتی ہے کہ البے کوئی غدار ہے، اور البے بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی تدبیر کر لو عثمان اپنی تدبیر کر لو۔ دراصل جو البے ہے وہ یہاں پر ہمیں ایک غدار کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا یہ غدار ہے کہ نہیں۔ ظاہری طور پر یہ غدار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کئی قبیلے کے خون سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ کئی کی نسل سے ہوتا ہے۔ اور البے مزید کہتا ہے میں تمہاری حکمرانی اس وقت دیکھوں گا جب سب رائے گاہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں علیمہ خاتون دکھائی جاتی ہیں جو دراصل ایک جنگل میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ دراصل علیمہ یہاں پر اپنی خالہ صوفیہ سے ملنے آئی ہوتی ہے جو اس کا وہاں پر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسی اپنی خالہ سے ملتی ہے وہ کہتی ہے وہ تو میرا راز کھولنے ہی والے تھے خالہ۔ اس کے جواب میں صوفیہ پوچھتی ہے کیا ماجرا ہے میری ننھی چڑیا بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو علیمہ خاتون اس کے جواب میں کہتی ہے کہ جب میں فاطمہ خاتون کے ساتھ لڑائی کی پریکٹس کر رہی تھی تبھی اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نیچے گر گئی اور میرا جو کراس تھا وہ بھی نیچے گر گیا تھا، لیکن وقت پہنچتے ہی میں نے اسے سنبھال کر چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ صوفیہ سے مزید کہتی ہے کہ ہم دونوں اب زیادہ سے زیادہ قریب ہو چکے ہیں، میں فاطمہ خاتون کی ایک اچھی دوست بن چکی ہوں، اب بتائیں ہمارا مقصد کیا ہے، اس سے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صوفیہ اس کے جواب میں کہتی ہے شاباش میری بیٹی شاباش، تم مزید ان کے قریب جاؤ اور ان کا اعتماد حاصل کرو۔ لیکن اسی وقت حلیمہ خاتون کہتی ہے کیوں خالہ کیوں، مجھے ابھی ہی انہیں مار ڈالنا چاہیے، ابھی اتنا انتظار کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جس کے جواب میں صوفیہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے جو منگول تھے ان کو ان پر مسلط کیا ہے تاکہ کئی کو زیادہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے تم میرے لیے سود مند ثابت ہوگی، اس لیے تمہیں کئی قبیلے میں ہی رہنا چاہیے اور ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ جس کے جواب میں حلیمہ خاتون کہتی ہے جانتی ہوں خالہ جان، خدا نے اپنا انصاف دکھا دیا ہے، انہوں نے میرا سارا کا سارا خاندان مجھ سے چھین لیا اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان سے ان کا سارا خاندان چھین لوں گی اور انہیں مار ڈالوں گی اپنے اس ہاتھوں سے۔ اس کے بعد حلیمہ صوفیہ کو بتاتی ہے کہ جو بالا ہے وہ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہے، اس نے بھی میری طرح اپنے خاندان میں سے اپنی ایک بیٹی کو کھویا ہے۔ جس کے بعد صوفیہ کہتی ہے تم سے زیادہ وہ تکلیف میں نہیں کیونکہ تو نے اپنا سارا کا سارا خاندان کھو دیا ہے جبکہ اس کا شوہر اور بچہ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ ناظرین و اکرام یہ تھی آج کی ایپیسوڈ کا ایک چھوٹا سا پارٹ 2 کل جو ہے اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، تو ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔